अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। अब मोस्टली तो हम डायरेक्ट इसको बुक से सॉल्व किया करते हैं, लेकिन मैंने इसको अलग इसलिए कर दिया है क्योंकि ये स्टोशियोमेट्री का चैप्टर है, तो न्यूमेरिकल बेस्ड ही आपके क्वेश्चंस हैं। इसलिए मैंने इसको प्रॉपर सॉल्व किया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि एक्चुअली आपका मल्टीपल चॉइस जो है वो कैसे सिलेक्ट आंसर आपने किया है। क्वेश्चन 1 देखें, व्हाट मास ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्शन ऑफ ईच मोल ऑफ CH4। क्या आपके पास मीथेन है, उसकी एक इक्वेशन गिवन है नीचे। वो पूछ रहा है कि इसमें से CO2 जो है उसका मास क्या है अगर आपने हर सिंगल मोल को बर्न करना है तो हम इसको न्यूमेरिकल की तरह ही हमने सॉल्व किया है। इधर गिवन डाटा में बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बताती है कि दोनों के 1 ही मोल हैं, 1 मोल CO2 1 मोल ऑफ मीथेन के लिए चाहिए। मोलर मास आप निकाल लें CO2 का, वो है 44 ग्राम पर मोल। फाइंड क्या करना है इसका कि मास पर मोल कितना प्रोड्यूस हुआ है, तो आसान सा फार्मूला है, मोल्स इनटू मोलर मास का फार्मूला लगा दें 44 और इसको मल्टीप्लाई कर दें मोल्स के साथ, वो था 1, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 44 पर ग्राम। ठीक है, ये इसका प्रॉपर सॉल्व करने का तरीका है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि दोनों के एक मोल हैं, तो सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी मोलर मास है वही इसमें यूज़ हो रहा है, तो 44 ग्राम पर मोल। सेकेंड क्वेश्चन, अ फ्लास्क कंटेन्स 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ SO2 एट RTP यानी रूम टेम्परेचर। द फ्लास्क कंटेन्स, एक फ्लास्क है जिसमें 500 सेंटीमीटर क्यूब SO2 जो है वो रूम टेम्परेचर पे प्रेजेंट है। इस फ्लास्क में कितना इसका मास होना चाहिए। वैसे ही आपका फॉर्मेटिव क्वेश्चन है तो पेपर में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम पहला काम क्या करते हैं, क्योंकि ये मोलर वॉल्यूम होता है तो आपने इसको पहले वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर मोलर वॉल्यूम जो गिवन था गैस का RTP के ऊपर, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज़ 24 डेसीमीटर क्यूब पर मोल, वो आपने लिख दी। मोलर मास फाइंड कर दिया 64 ग्राम पर मोल। फाइंड आपने इसमें मास इन ग्राम करना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है मोल्स का, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, यानी वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब बाय मोलर वॉल्यूम, और मास का आपको पता है मोल्स इनटू मोलर मास, दोनों में वैल्यूज़ निकालें तो आंसर आ जाएगा आपका पहले वाले का नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.02083 और मास फाइंड करेंगे तो 1.33 ग्राम, और बेसिकली हमें मास ही चाहिए था, तो आंसर आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, दैट इज़ 1.33 ग्राम। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। Question 3. A necklace has 6 gram of diamond in it. How many carbon atoms are present in it? ठीक है, कि आपके पास कार्बन जो है वो 6 ग्राम उसका सैम्पल नेकलेस के अंदर है। इसमें कार्बन एटम्स कितने हैं ये बताने हैं आपने। ठीक है, अब इसके अंदर उन्होंने एक और नोट भी बता दिया हुआ है कि ये इसलिए लिखा है कि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअली इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। सिंस द चॉइसेस प्रोवाइडेड डू नॉट इंक्लूड द एवोगाड्रोस कांस्टेंट, द क्वेश्चन इम्प्लाइज फाइंडिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। ये आपके लिए हिंट लिखी है हमने कि आपको समझ आ जाए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ़ एटम्स को फाइंड करने के लिए हमेशा एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी होता है, लेकिन चूंकि आपके क्वेश्चन में उन्होंने एवोगाड्रोस नंबर दिए हुए ही नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करेंगे कार्बन के लिए, तो हमें खुद ही पता लग जाएगा कौन सा ऑप्शन है। तो मास ऑफ प्योर डायमंड जो है वो गिवन है, उसमें 6 ग्राम, क्वेश्चन में आपने लिख दिया 6 ग्राम। एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, मोल्स फाइंड करने हैं तो वो आसान है, मोल्स इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास, वैल्यू आ जाएगी 0.5 मोल, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनता है बी 0.5 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द मास ऑफ एल्यूमिनियम इन 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अब ये इट्स काइंड ऑफ अ परसेंटेज लाइक क्वेश्चन के 204 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सैंपल गिवन है, इसमें एल्यूमिनियम कितना है। तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे कि इसका टोटल मास लिखें, मोलर मास फाइंड आउट कर लें, वो गिवन है आपके पास एटॉमिक मासेस, तो आप 102 ग्राम पर मोल आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास बाय मोलर मास का फॉर्मूला यूज़ होगा, तो मोल्स आ गए 2 मोल। अब सिंस Al2O3 का जो फार्मूला है उसको देख के हमें पता चल रहा है कि 1 मोल ऑफ Al2O3 में हमारे पास एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं, तो 2 मोल्स ऑफ Al2O3 में फिर
कितना एल्युमिनियम का वो मोल्स होने चाहिए, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, इसका मतलब जब आप मास फाइंड करेंगे तो 4 मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे 27 पे तो आंसर आ जाएगा 108 ग्राम। अभी बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है क्योंकि ऑप्शन में यहाँ 27 ग्राम भी गिवन है जो कि एल्युमिनियम का मास है, तो कंफ्यूज नहीं आपने इसको करना। 27 इसका आंसर नहीं है क्योंकि उसमें उन्होंने क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट बताई हुई है कि मास ऑफ एल्युमिनियम एंड 204 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है। ठीक है, तो वो उतना ही होगा जितने नंबर ऑफ़ एटम्स उसमें यूज़ होंगे, क्योंकि इसमें 2 टाइम्स एल्युमिनियम एटम यूज़ हो रहे हैं तो आप इसको 2 टाइम्स ही यूज़ करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने इसको प्रॉपर कैलकुलेट किया है। लाजमी नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में ही आए या आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, इसीलिए मैंने इतने डिटेल से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, एंड सेम गोज़ फॉर दो शॉर्ट क्वेश्चंस, वो आपके एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं। Question number 5. The reactant which is consumed earlier and gives the least quantity of product is called. ये तो सिंपल डेफिनेशन है, वैसे ये भी आपका फॉर्मेटिव क्वेश्चन है लेकिन इसको आप याद कर लें डेफिनेशन को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वही होता है जो कि जल्दी कंज्यूम हो जाता है, लिमिटेड अमाउंट में होता है बिकॉज ऑफ इट्स लीस्ट क्वान्टिटी एंड लीस्ट प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट इसका आंसर है। ठीक है, वो नीचे आप एक्सप्लेनेशन लिखी हुई भी है, जो बात अभी मैंने आपको बताई है कि ये इसकी डेफिनेशन है कि ये पहले कंज्यूम होता है और आपके रिएक्शन को हॉल्ट करता है। हॉल्ट्स मीन इट स्टॉप्स द रिएक्शन एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। यही बात अभी मैंने बोली थी आपको। ठीक है, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे 6। Which one of the following compounds contain the highest percentage biomass of nitrogen? कि इन सब में नाइट्रोजन का कितना ज़्यादा मास मैक्सिमम हो सकता है। तो पहली चीज़ जो आसान तरीका है यानी हिट एंड ट्रायल बेसिस पे कि जिसमें नाइट्रोजन एटम ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली उसमें मास भी फिर उसका ज़्यादा होगा। सारे ऑप्शन में नाइट्रोजन जो है वो एक ही है एक्सेप्ट ऑप्शन बी दैट इज़ N2H4। तो ये ऑब्वियस है हाईएस्ट परसेंटेज देगा, लेकिन फिर भी एहतियातन आप क्या करें कि इसको फाइंड आउट कर लें कि परसेंटेज किस में ज़्यादा आ रही। परसेंटेज का तरीका आपको पता है कि आप क्या करते हैं कि मोलर मास की आप वैल्यू निकालते हैं और जो भी आपका एटॉमिक मास है गिवन एटम का उसको डिवाइड करते हैं मोलर मास ऑफ द कंपाउंड पे, मल्टीप्लाई करते हैं 100 पे तो आंसर आ जाता है। जैसे NH3 के लिए करें तो 14 हाइड्रोजन का मास है, 17 NH3 का मास है, 100 पे डिवाइड कर लें तो 82.3 आ जाएगा। हाइड्रोजीन N2H4 के लिए 87.5 आ जाएगा। NO और नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए 46.7 एंड NH4OH दैट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये आ जाएगा 40%। ठीक है, तो इनमें सबसे ज़्यादा N2H4 यानी हाइड्रोजीन का ही मास है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट 7. Vitamin A has a molecular formula, वो आगे गिवन है। Number of the moles of the vitamin A in 500 milligrams of its capsule will be. ऑप्शन बी जो है इसमें इन्होंने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अब उसकी वजह क्या है, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसका मास गिवन है, तो अब तरीका क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन गिवन है। मोलर मास ऑफ द कंपाउंड आप फाइंड कर लें, वो आपको फार्मूले से मिल जाएगा 286 ग्राम पर मोल। यहाँ से आप मास निकाल लें। मास निकालने के लिए 500 मिलीग्राम गिवन है, तो मिलीग्राम को ग्राम में हमने लेके जाना है क्योंकि हमें मोल्स चाहिए। तो वो आसान तरीका है, या तो उसके साथ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ लिख दें मिली की वैल्यू, या 1000 पे डिवाइड कर दें 0.5 ग्राम। अब मोल्स निकाल लें, मास इन ग्राम। तीनों वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, मोलर मास, मास और उसके अलावा मोल्स। तो आप सिंपल वैल्यू ऐड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मास पर मोलर मास लिखा के 1.74 इंटू 10⁻³ जो कि हमारा ऑप्शन बी था। क्वेश्चन नंबर 8. When 1 mole of each of the following is completely burned in oxygen, what will be the largest mass of CO2? कार्बन मोनोऑक्साइड, डायमंड, इथेन और मीथेन, इन सब में से वो पूछ रहा है कि लार्जेस्ट मास CO2 का कौन देगा जब आप इनको जलाएंगे ओपन एयर में। तो इथेन ही देगा क्योंकि इथेन के अंदर जो कार्बन कंटेंट है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो एक्सप्लेनेशन भी गिवन है क्योंकि इट कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ कार्बन पर मॉलिक्यूल, क्योंकि इथेन का फार्मूला आप लोगों को पता है C2H6 है और इसमें 2 एटम्स पर मॉलिक्यूल हैं। इसका मतलब है हर इथेन से 2 मोल CO2 तो निकलेगा ही। सो ये जो आपका आंसर है इट विल बी द करेक्ट आंसर। नंबर 9.
1 मोल ऑफ एथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ इथेन हैव एन इक्वल। अब 1 मोल एथेनॉल है और 1 मोल जो है आपके पास वो इथेन है, तो दोनों के अंदर क्या चीज़ हो सकती है जो कि इक्वल हो। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगी। वैसे जो है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसमें कॉमन है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि एवोगाड्रोस की जो स्टेटमेंट है एवोगाड्रोस लॉ की, वो ये है कि किसी भी कंपाउंड का जो मोल होते हैं, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के, वो उसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के इक्वल होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में ये दोनों मॉलिक्यूल्स के इक्वल ही आते हैं। नंबर ऑफ़ एटम्स इसमें इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि दोनों का फार्मूला अलग है। एज अ मॉलिक्यूल आप इसको डील करेंगे तो 1 मोल दोनों का इक्वल वैल्यू देगा, दैट इज़ 6.022 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर 23। Number 10, how many moles of oxygen are needed for the complete combustion of 2 moles of butane? के मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, नीचे बैलेंस इक्वेशन भी गिवन है कि C4H10 है आपके पास, इसके कितने मोल्स चाहिए आपको ताकि इसके अंदर कम्प्लीटली जो है ये बर्न कर सके। तो 13 मोल इसका आंसर है। उसकी वजह ये है कि जो इक्वेशन गिवन है उसमें 2 मोल ब्यूटेन है आपके पास, ये 2 मोल ब्यूटेन है, इसके लिए 13 मोल चाहिए ऑक्सीजन के। तो सिंपल सी बात है, जब 2 मोल्स के लिए 13 चाहिए तो आंसर भी 13 ही मोल है, ठीक है। तो ये सिंपल है। ये हो गई हमारे पास MCQs ऑफ योर रिव्यू एक्सरसाइज।